Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 1 matter. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे गैसेस से. बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, फार अपार्ट दूर होते हैं. ठीक है. जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है. किससे भी ज़्यादा होती है बेटा? लिक्विड से भी ज़्यादा होती है. अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम किस में होती है तो कहना सॉलिड्स में. उससे ज़्यादा किस में होती है तो उससे ज़्यादा होती है लिक्विड्स में. और सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आपको किस में देखने को मिलेगी तो वो गैसेस में. देखो मॉलिक्यूल्स कितना दूर दूर हैं. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये बता रहा है कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है. किससे भी ज़्यादा होती है? लिक्विड से भी ज़्यादा होती है. अब बेटा ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है या बहुत कम पॉसिबल होता है. क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं गैसेस में वो एक्सट्रीमली वीक होते हैं या ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं. ज़ीरो तो नहीं, कुछ तो होता है पर बहुत वीक. तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो एक्सट्रीमली वीक होते हैं और ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते हैं, रिपेल भी नहीं कर पाते हैं. भाई ऐसा क्यों? दूरी ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स में. तो क्या कहोगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सट्रीमली वीक होंगे या ऑलमोस्ट ज़ीरो होंगे. इन अ गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं. इसीलिए गैसेस का जो शेप है बेटा डेफिनेट नहीं होता. फिर से ध्यान से सुनो. गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं. अब इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे बेटा, एक कहीं जा रहा है दूसरा कहीं जा रहा है, तो क्या उनका शेप डेफिनेट होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. उनका शेप डेफिनेट नहीं होता, उनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता. जब ये लोग साथ मिलके एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो इनका शेप हो सकता है कैसा हो? डेफिनेट हो. वॉल्यूम कैसा हो? डेफिनेट हो. पर ये तो इंडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे से दूर भागे जा रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, इसीलिए इनका जो शेप है वो भी डेफिनेट नहीं है और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है. इट कैन बी स्टोर्ड इन अ क्लोज्ड वेसल ओनली. गैसेस को सिर्फ आप क्लोज्ड वेसल में ही स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे मैंने एक वुड का पीस लिया, उसको मैं किसी वेसल के बिना भी स्टोर कर सकती हूँ. यहाँ रख दूँ, कहीं पर भी रख दूँ. पर अगर मैंने मिल्क लिया, वाटर लिया, तो मैं इसको किसी घड़े में, किसी पॉट में, किसी वेसल में कर सकती हूँ. भले ये ओपन हो या क्लोज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर गैसेस को अगर आपको स्टोर करना है तो जार का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है. क्लोज नहीं होगा तो ये गैसेस अपने आप बाहर आ जाएंगी. फिर से ध्यान से सुनो. गैस में हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली मूव करता है, इसीलिए गैसेस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता. इन्हें आप स्टोर तो कर सकते हो पर स्टोर सिर्फ क्लोज्ड वेसल में होंगे, एक बंद बर्तन में होंगे. ठीक है. बर्तन जैसे खोला, गैसेस बाहर. गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, वो भी बहुत आसानी से. गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली. क्यों कंप्रेस किया जा सकता है बेटा? देखो ना कितना स्पेस है इनमें, कंप्रेस हम कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, गैस बहुत ही इजीली फ्लो कर सकती है. गैस इजीली फ्लो करती है. कैसे? जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो एक रूम में, एक कोने में खड़े होकर अगर हम परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे रूम में आ जाती है. अगरबत्ती जब हम मंदिर में जलाते हैं, हमारे पूजा घर में जलाते हैं, तो पूरे घर में उस अगरबत्ती की खुशबू आती है. तो गैस वेरी इजीली फ्लो कर सकती है सारे डायरेक्शंस में. क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं. गैस का कोई फ्री सरफेस भी नहीं होता. फ्री सरफेस क्या होता है? पहले तो वो समझो कि एक ग्लास में अगर मैंने पानी भरा है तो पानी सपोज करो यहाँ तक भरा है, तो वो लेयर जो हमें दिखाई पड़ रही है सबसे ऊपर टॉप पर, उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्री सरफेस. किसी रूम में अगर परफ्यूम की खुशबू आ रही होगी, उस रूम में आप फ्री सरफेस डिसाइड कर सकते हो ये फ्री सरफेस है, ये टॉप लेयर है? नहीं कर सकते ना. देखो फिर से ध्यान से सुनो.
When you pour water into a glass, you can clearly see the top layer of water. दिखती है ना टॉप लेयर. आप मिल्क से भर लो किसी ग्लास को, वाटर से भर लो, ये टॉप लेयर आपको दिखती ही है. That top layer which is open to air is called free surface. इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? फ्री सरफेस. बेटा अब हम देखेंगे डिफरेंस किस में, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में. किस बेसिस पे? मॉलिक्यूलर कंसेप्ट के बेसिस पे. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स में, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती हैं, बहुत कम होती हैं. वहीं लिक्विड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स लेस लाइटली पैक्ड होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं. किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में. गैसेस की बात करें तो यहाँ पर कोई पैकिंग ही नहीं होती. ठीक है, देयर इज़ नो पैकिंग एमंग्स मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स बिल्कुल लूजली पैक होते हैं, और बिल्कुल लूजली पैक होते हैं इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है. बेटा सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. क्यों स्ट्रांग होता है भाई? मॉलिक्यूल्स इतने पास पास हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है लिक्विड्स में वो वीक होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता जितना सॉलिड्स में होता है. पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है. बेटा आप इसको ज़ीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट ज़ीरो इज़ गुड, ज़ीरो इज़ रॉन्ग. ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है ऐसे लिखोगे, ठीक है? तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लिक्विड्स में वीक हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस में तो बहुत कम है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं. पोजीशंस जो होती है मॉलिक्यूल्स की सॉलिड्स में वो फिक्स होती है, तभी हमारे सॉलिड का डेफिनेट शेप भी होता है और साइज भी होता है ना? पोजीशन जो होती है मॉलिक्यूल्स की लिक्विड्स में वो फिक्स नहीं होती, इसीलिए हमारे लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. आप दूध को किसी बर्तन में डाल दें, छोटे भगोने में डालें, बड़ी वाली में डालें, गंजी में, तो वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है. उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, पर डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड्स में डेफिनेट शेप नहीं होता पर डेफिनेट वॉल्यूम होता है. अगर हम गैसेस की बात करें तो मॉलिक्यूल्स इस हद तक मूव करते रहते हैं इंडिपेंडेंटली कि इनका तो ना ही तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही वॉल्यूम होता है. ना ही तो इनका डेफिनेट शेप होता है, ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है. किसका? गैसेस का. वॉल्यूम तो फिक्स है ना, डेफिनेट होता है, पर शेप फिक्स नहीं होता. किसका? लिक्विड का. जिसका वॉल्यूम भी हो और जिसका शेप भी फिक्स हो, वॉल्यूम भी फिक्स हो, तो वो क्या होते हैं बेटा? सॉलिड्स. मॉलिक्यूल्स कैन हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन. मॉलिक्यूल्स जो होंगे सॉलिड्स के वो सिर्फ क्या करेंगे बेटा? वाइब्रेशनल मोशन करेंगे. पर जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड्स के होंगे वो क्या कर सकते हैं? इनसाइड मूवमेंट कर सकते हैं. मॉलिक्यूल्स कैन मूव इनसाइड द लिक्विड. लिक्विड के अंदर अंदर वो मूव करते रहते हैं, बट कैन नॉट लीव द लिक्विड सरफेस. पर लिक्विड के सरफेस को नहीं छोड़ते हैं. मॉलिक्यूल्स होती हैं उनमें मॉलिक्यूल्स रैंडम ट्रांसलेशन मोशन करते हैं. क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स? रैंडम ट्रांसलेशन मोशन. अब क्या होता है रैंडम ट्रांसलेशन मोशन? तो बेटा मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर, तो मूव कर रहे हैं. डिफरेंट डायरेक्शन में भी कर रहे हैं, कंटिन्यूसली भी कर रहे हैं और इरेगुलर भी कर रहे हैं. बेटा फिर से ध्यान से सुन लो. जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं. रैंडम ट्रांसलेशन मतलब यहाँ से वहाँ, वन प्लेस टू अनदर तो मूव कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में भी कर रहे हैं, रेगुलर भी कर रहे हैं, इरेगुलर भी कर रहे हैं, कंटिन्यूसली भी कर रहे हैं. ठीक है. सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते. लिक्विड को स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हो, पर गैसेस को अच्छा खासा कंप्रेस कर सकते हो. जैसे आप लोगों ने सुना होगा है ना, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर दिया जाता है. बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. नाउ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. अब फिर से हम लिक्विड पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, गैसेस पढ़ेंगे, पर यहाँ पर फोकस किस पे होगा? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर.
बेटा हम ये जो तीनों स्टेट होती है ना मैटर की, उन्हें रिलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम वन बाय वन तीनों स्टेट्स में जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की उसको डिस्कस करेंगे। एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम सॉलिड्स की बात करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में बेटा जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, बहुत कम होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई वो क्लोजली पैक्ड है। मैं क्या बोल रही हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एक्सट्रीमली स्मॉल है, बहुत कम है। या तो मैं ये बोल दूँ या तो ये बोल दूँ कि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से इतने ज़्यादा सटे हुए हैं कि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है। बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतना क्लोजली पैक्ड हैं कि ना ही तो वो ट्रांसलेटरी मूवमेंट कर पाते हैं, ना ही तो रोटेशनल मूवमेंट कर पाते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं हो रहा, रोटेशनल मोशन भी नहीं हो रहा। रोटेशनल मोशन क्या होता है, अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमना, ये बेचारे नहीं कर पाते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर मूव करना, ये भी सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स नहीं कर पाते हैं। क्यों क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम हैं, वो क्लोजली पैक्ड है। तो फिर ये कैसा मोशन कर पाते हैं? द मॉलिक्यूल्स कैन ओनली वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन। जो उनकी मीन पोजीशन है उससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, बस इतना ही इनका एरिया है, इतना ही मूव ये कर पाते हैं। जैसे जब हम असेंबली की लाइन में लगे रहते हैं बेटा, वन एंड का जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो क्या यहाँ से हम भाग सकते हैं? नहीं। थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, उसमें भी कभी टीचर देख ले तो वो आपको हो सकता है असेंबली में बुला ले, पोडियम पे बुला ले, आओ तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, इतना क्यों हिल रहे हो, है ना। फिर से सुन लो प्यारे बच्चों कि मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं करते सॉलिड्स के, ना ही तो रोटेशनल मोशन करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो, अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, बस इतनी ही हद है इनकी। सो एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट इज मिनिमम। तो जो एनर्जी होती है मूवमेंट की मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी होती है मूवमेंट की, किसमें? सॉलिड्स में, वो बिल्कुल मिनिमम होती है, बिल्कुल कम होती है। लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर बोले तो कम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा कम होता है क्या? किसी भी मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड। कम टेम्परेचर रहेगा तो जो एम्पलीट्यूड होगा मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन का वो बहुत कम होता है। अब सबसे पहले हम जाने एम्पलीट्यूड क्या होता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव इट्स मीन और फिक्स पोजीशन। एक फिक्स पोजीशन जो है उससे वो कितना मूव करेगा, कितना ज़्यादा मूव कर सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम, है ना। फिर से सुनो, एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इट्स मीन और फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन से कितना ज़्यादा दूर वो मूव कर सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। और ये बहुत कम होगा, कब? जब टेम्परेचर कम होगा। पर किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो जो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ने लगता है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो भी बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो जब भी कोई मूविंग बॉडी मूव कर रही होती है और मूव करते टाइम जो भी एनर्जी वो पजेस करती है उसी को क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, क्योंकि वो मोशन में है इसीलिए उसमें कोई एनर्जी है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। फिर से, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो भैया जब सॉलिड को आप हीट करोगे तो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब मीन पोजीशन से अब वो ज़्यादा दूर तक मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगा, थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। काइनेटिक सर्टेन टेम्परेचर पे, जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। देखो हर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, तो यहाँ पर ये जो सर्टेन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये वो टेम्परेचर जिस पे वो मेटल क्या करेगा? मेल्ट होना चालू हो जाएगा। उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा सफिशिएंट होगी कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर जाएगी, मॉलिक्यूल्स अपनी फिक्स पोजीशन को लीव करने लग जाएंगे। क्यों लीव करने लग जाएंगे? क्योंकि सॉलिड काय में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
अब हम पढ़ेंगे लिक्विड्स को। तो लिक्विड स्टेट में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं वो वैसे भी ज़्यादा ही होते हैं, किसके कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्वाइट वीक होता है। देखो, लिक्विड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस तो ज़्यादा हैं किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में, पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो अभी भी वीक ही है। एज अ रिजल्ट जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर लेते हैं विद इन द लिक्विड बट कैन नॉट लीव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। देखो फिर से वही बात, ये ग्लास है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ मूव करते रहेंगे, ठीक है, पर क्या ये ग्लास से बाहर आ सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर इसी ग्लास में अगर मैं एक धूप बत्ती जला दूँ, ठीक है, तो उसकी जो स्मेल है वो तो बाहर आ सकती है ना। इसीलिए कहा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो अभी भी वीक ही हैं। चलो, तो लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर स्पेस तो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं पर फोर्स वीक ही होता है। इस वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर तो फ्रीली मूव कर रहे हैं पर अपने फ्री सरफेस को, जो टॉप नॉच पॉइंट है, उसको छोड़ नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है मूवमेंट की, kinetic energy of movement of molecules in liquid is greater than that for solid. solid से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं किसके मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में आती है, कब, जब वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बेटा मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की लिक्विड में, वो ज़्यादा होती है किससे, सॉलिड से। जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की ये इतनी ज़्यादा सफिशिएंट होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाती है, ठीक है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अभी तक सिर्फ इतना अलाउ कर रहा था लिक्विड को कि तुम यहाँ ही सिर्फ मूव कर सकती हो, इससे बाहर मूव नहीं कर सकती, ये फ्री स्टेट है, इससे बाहर आप नहीं जाओगे, पर अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये ख़त्म हो जाएगा और ये बाहर भी आ जाएगा। देखो, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अभी तो सिर्फ एक लिक्विड के अंदर, एक बर्तन के अंदर जो लिक्विड रखा है उसमें खुद ही खुद में मूव कर रहे थे, बाहर नहीं आ रहे थे। पर जब हम उसी दूध को, उसी पानी को जब हम गर्म करते हैं बेटा, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स में वो बढ़ जाती है। एक सर्टेन टेम्परेचर जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहोगे, अगर वहाँ तक पहुँच गए तो जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स जो कह रहा था कि यहीं यहीं मूव करो, इससे बाहर नहीं जाना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा और लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो रहा है गैस में, तो अब सारी गैसेस वाली जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उसमें आ जाएंगी। अब हम गैसेस की बात करेंगे। तो गैशियस स्टेट में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं तो हमें पता ही है बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट कैसा होता है, ज़ीरो होता है। तो गैशियस स्टेट में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज़्यादा हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, जितनी पॉसिबल डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द स्पेस ये मूव करते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के मूवमेंट की गैसेस में वो मैक्सिमम होती है। किन दोनों से कंपेयर करें तो सॉलिड्स और लिक्विड्स में। मैंने फिर बताऊंगी कि अगर अगरबत्ती जलाएंगे तो चारों डायरेक्शन में खुशबू जाएगी, आप परफ्यूम लगाओगे तो चारों डायरेक्शन में खुशबू जाएगी, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी करते हैं, रोटेशनल मोशन भी करते हैं, जितनी जगह मिले उस सबको ये फिल करने की कैपेसिटी रखते हैं, है ना। तो गैशियस स्टेट में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, हर पॉसिबल डायरेक्शन में पहुँच जाते हैं थ्रू आउट द स्पेस। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वो गैसेस में मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड से भी ज़्यादा और लिक्विड से भी ज़्यादा।
जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ जाती है जब टेम्परेचर गैस का बढ़ा दिया जाता है। बेटा गैसेस का भी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चेंज ऑफ स्टेट, तो बेटा अब तक इस चैप्टर को इतना हमने पढ़ लिया है, हम इतना बता सकते हैं कि मैटर हमें मिलता है 3 फिजिकल स्टेट्स में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर की जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से जो मैटर है वो तीनों फिजिकल स्टेट्स में हमें मिलता है। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। हम आइस को गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा, वाटर, वाटर को गर्म कर दें तो क्या बन जाएगी, स्टीम, स्टीम को जब हम ठंडा कर दें तो क्या बन जाएगा, वाटर, वाटर को ठंडा कर दें तो क्या बन जाएगा, आइस, है ना। स्टीम बोले तो क्या होता है, वेपर। तो हम किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं सिंपली उसे हीट करके या कूल करके, ठंडा करके या गर्म करके। जैसे आइस सॉलिड होता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वाटर में, वाटर क्या है, लिक्विड है, वाटर जो लिक्विड है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो स्टीम में, गैस में, जब उसे गर्म कर दो। जब आप ठंडा कर दोगे स्टीम को तो उसको वापस से कन्वर्ट कर लोगे वाटर में, और वाटर को वापस से कन्वर्ट कर सकते हो आइस में। ये तो हमने पानी का एग्जाम्पल लिया बेटा, पर इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में सिंपली बाय हीटिंग और कूलिंग दैम। चेंज ऑफ स्टेट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस चेंज हो जाता है अपनी एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में, पर कब, जब हम किसको चेंज करें, टेम्परेचर को। तो फिर से सुनना, चेंज ऑफ स्टेट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप चेंज कर रहे हो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को, एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में उसको ले जा रहे हो, किसको ऑल्टर करके, टेम्परेचर को ऑल्टर करके, टेम्परेचर को चेंज करके। अब हम पढ़ेंगे मेल्टिंग और फ्यूजन। तो पहले तो क्वेश्चन आता है मेल्टिंग और फ्यूजन सेम है, तो बोलना हाँ सेम है। व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन। तो आप लिखना वो प्रोसेस जहाँ पर सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट को आप चेंज कर सकते हो लिक्विड स्टेट में बाय हीटिंग एट फिक्स्ड टेम्परेचर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे हीट करके सॉलिड को जब लिक्विड स्टेट में लेके आते हो, इसी प्रोसेस को मेल्टिंग और फ्यूजन कहा जाता है। वो प्रोसेस जिसमें आप किसी सब्सटेंस को जो सॉलिड स्टेट में था उसको हीट कर रहे हो, हीट करके उसको कन्वर्ट कर दे रहे हो, चेंज कर दे रहे हो लिक्विड स्टेट में, इसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। यहाँ पर किसका मेजर रोल होता है, टेम्परेचर का। जब किसी फिक्स टेम्परेचर पे आप लिक्विड में चेंज कर दे रहे हो सॉलिड, इसी को क्या कहेंगे, मेल्टिंग और फ्यूजन। सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में। जो फिक्स टेम्परेचर होता है, द फिक्स टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, ये फिक्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिसमें सॉलिड मेल्ट होने लग जाएगा, लिक्विड बन जाएगा एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करने लगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट हर सब्सटेंस का अपना अलग अलग होता है। पानी का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, इवन मिल्क का भी अलग होगा। सो वो फिक्स टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होने लगे, लिक्विड स्टेज में आ जाए एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन पॉइंट। जैसे कि बेटा जो आइस होती है वो पानी बन जाती है, क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, 0 डिग्री। अगेन जो सॉलिड वैक्स होता है वो मेल्ट होता है कितने पे, 55 डिग्री पे। काय में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। आपने मोमबत्ती देखी होगी ना, मोमबत्ती को 1 डिग्री तक आप गर्म करोगे तो वो क्या बन जाएगी, लिक्विड। सुनो, हमारी जो आइस होती है वो मेल्ट होना चालू होती है 0 डिग्री पर, वहीं पर जो सॉलिड वैक्स है वो मेल्ट होता है 55 डिग्री पर। तो ये बात ध्यान रखो कि मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन पॉइंट हर सब्सटेंस का अलग अलग होगा। आइस का 0 डिग्री है, वहीं सॉलिड वैक्स का 55 है। और तीसरे चौथे मैटर को आप लेके आओगे, सब्सटेंस को लेके आओगे, उनका अलग अलग ही होगा।
बेटा जब मेल्टिंग की प्रोसेस चल रही होती है, हम हीट दे रहे होते हैं, कंटिन्यूसली हीट उसको सप्लाई कर रहे होते हैं, पर जो टेम्परेचर होता है वो अनचेंज रहता है एट द मेल्टिंग पॉइंट। फिर से ध्यान से सुनो, जब मेल्टिंग की प्रोसेस चल रही है, आइस जो एक सॉलिड थी वो लिक्विड बन रही है, यहाँ पर आप हीट सप्लाई कर रहे हो पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जन की प्रोसेस क्या मांग रही है? हीट मांग रही है। तो हीट पूरी की पूरी तो काय में लग जा रही है? कन्वर्जन में। तो टेम्परेचर बढ़े कैसे? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब मेल्टिंग की प्रोसेस हो रही होती है तो हम हीट सप्लाई कर रहे होते हैं पर टेम्परेचर अनचेंज रहता है मेल्टिंग पॉइंट पर ऑफ द गिवन सॉलिड। जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा, जब तक कि पूरा के पूरा सॉलिड काय में कन्वर्ट नहीं हो जाता लिक्विड में। जैसे ही पूरा सॉलिड पूरा लिक्विड बन गया, अब टेम्परेचर बढ़ना जरूर चालू होगा, पर जब तक पूरा सॉलिड पूरा लिक्विड नहीं बन जाता, टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसीलिए उस हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। इधर इधर। तो बेटा वो हीट जो हम सप्लाई कर रहे थे मेल्टिंग प्रोसेस में, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं ऑफ द गिवन सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल बेटा जो लेटेंट हीट होगी किसकी? फ्यूजन ऑफ आइस की। लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन ऑफ आइस की जो लेटेंट हीट है वो है 0 डिग्री पर 80 कैलोरीज पर ग्राम, 80 कैलोरीज पर ग्राम, और 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। Latent heat for fusion of ice at 0 degree is 80 calorie per gram or 3.35 into 10⁵ जूल पर किलोग्राम। अब हम पढ़ेंगे बेटा फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में होता है उसे हम और ठंडा करके सॉलिड स्टेट में ले आते हैं, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पे, और इसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ तक तो आपको याद ही करना है बेटा, कोई इफ कोई बट नहीं, कोई अपने वर्ड्स नहीं। तो वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस जो कि किस स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में था, उसे अब हम क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। तो वो अपने आप को चेंज कर रहा है किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, वो भी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे। इसी को कहते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो बेटा जो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन होगा, इसका फिक्स्ड टेम्परेचर हर सब्सटेंस के लिए एक नहीं होगा। वाटर के लिए अलग होगा, मिल्क के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, ठीक है। पर वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड स्टेज से सब्सटेंस चेंज होकर सॉलिड स्टेज में जा रहा है, और ये कभी पॉसिबल हो पाएगा? जब उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिले। इसी को हम कहेंगे फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो जो फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पे फ्रीजिंग होती है, लिक्विड टेक्स प्लेस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस टेम्परेचर में लिक्विड फ्रीज हो रहा है, अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है, उसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जब ठंडा होगा, जब हम पानी को फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगी कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पे। अगेन जो फ्रीजिंग पॉइंट है मरकरी का, वो कितना है? -39 डिग्री, -39 डिग्री। वहीं पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री, है ना। फिर से जब आप पानी को ठंडा करते हो, पानी जम जाता है 0 डिग्री पर, वहीं पर मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 डिग्री है। और जो वैक्स का फ्रीजिंग पॉइंट है, मॉल्टन वैक्स का, पिघली हुई जो मोमबत्ती है, पिघला हुआ जो वैक्स है, उसको वापस से अगर आपको सॉलिड बनाना है तो वो है 55 डिग्री। तो हर स्टेट, हर सब्सटेंस का जो सॉलिडिफिकेशन पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, आइस एट 0 डिग्री, mercury -39 degree, and freezing point of molten wax 55 डिग्री। बेटा इस पैराग्राफ को समझाऊं उसके पहले थोड़ा सा दिमाग यहाँ एक्स्ट्रा चलाने की ज़रूरत है। देखो, जब मैंने आइस से वाटर बनाया था, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाया था, तो क्या हुआ था? हीट एब्जॉर्ब हुई थी,
है ना। हीट आइस ने एब्जॉर्ब की तभी क्या बना, वाटर बना। तो आइस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की थी, 80 कैलोरीज पर ग्राम, है ना। तो मेरे बच्चों जब मैं पानी को वापस से आइस में कन्वर्ट करूंगी, पानी को वापस से आइस में कन्वर्ट करूंगी, तो पानी इतनी ही हीट को रिलीज करेगा। कितनी हीट को रिलीज करेगा, 80 कैलोरीज पर ग्राम। समझ में आया। देखो, जो हीट रिलीज होती है किससे, लिक्विड से। किस प्रोसेस में, सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस में। एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, जब किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, वो सॉलिडिफाई होने लगेगा, तो वो कुछ हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, कितनी ही होगी, जितनी हीट एब्जॉर्ब की गई थी ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड को मेल्ट कर रहे थे। जब आइस से आप क्या बना रहे थे, वाटर, तो कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी इस आइस ने, तभी तो वो पानी बना था। तो अब वही हीट एनर्जी वाटर को रिलीज करनी पड़ेगी जब वो सॉलिड बनेगा, आइस बनेगा। फिर से ध्यान से सुनो, जो हीट रिलीज करता है लिक्विड सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस पे अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे, उसी को कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, कितनी, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल वाटर ऑन फ्रीजिंग 0 डिग्री, जब पानी को हम जमाएंगे 0 डिग्री पे, तो वो रिलीज करेगा 80 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ हीट। बेटा अब आप लोगों ने एक नियम सुना होगा ना कि मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते, मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी लगाओ नियम कि भाई जब आइस से वाटर बन रहा था तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा था, कि एब्जॉर्ब कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। क्योंकि जब तक वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बर्फ़ पानी कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। पर अब हमें पानी से बर्फ़ बनाना है, मतलब पानी की हीट को निकालना है, तो वो कितनी हीट निकालेगा तब जो वो बर्फ़ बनेगा, 80 कैलोरीज पर ग्राम। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट्स दिए सॉलिड के, देख लेते हैं एक बार। आइस मेल्ट होता है 0 पे, पैराफिन वैक्स 55 पे, नैप्थलीन 80 पर, लेड 327 पर, एल्यूमिनियम 658 पे, सिल्वर 961 पे, कॉपर 1083। अब हम पढ़ेंगे बेटा वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में था उसे हमने गर्म किया, तो वो काय में बदल गया, वेपर में बदल गया, गैसेस स्टेट में आ गया। एट अ फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। एक फिक्स टेम्परेचर पे जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसी को कहते हैं वेपराइजेशन और बॉइलिंग। फिर से ध्यान से सुनो, वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में जो था उसे आपने गर्म किया, तो गर्म करके वो वेपर स्टेट में आ गया, और वो वेपर स्टेट में गिवन टेम्परेचर पर ही आएगा, और ये टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। जैसे सॉलिडिफिकेशन का टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग थे, वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होंगे। तो जो फिक्स टेम्परेचर होगा at which a liquid boils at a standard atmospheric pressure, एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब लिक्विड बॉईल होता है उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजेशन पॉइंट। जैसे पानी बॉईल होता है, स्टेम में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री पर, वहीं पे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78। जब बॉइलिंग की प्रोसेस हो रही होती है तो हमको हीट सप्लाई करना पड़ता है, पर टेम्परेचर अनचेंज रहता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो स्टेट को चेंज करने में अपनी एनर्जी लगा रहा है। बेटा फिर से ध्यान से सुनो, जब बॉइलिंग की प्रोसेस हो रही होती है तो हमें हीट तो सप्लाई करना पड़ता है, पर टेम्परेचर अनचेंज रहता है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है बेटा, क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का चेंज हो रहा है। वाटर लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। During boiling process, heat is supplied, yet temperature remains unchanged at boiling point of liquid till the whole liquid is transformed into gas state. जब तक पूरा liquid gaseous state में convert नहीं कर जाता, जब तक temperature नहीं बढ़ेगा। जो heat आप supply कर रहे हो boiling process में उसे कहते हैं latent heat of vaporization. For example, जो latent heat है vaporization की वो है latent heat of vaporization of water at 100 degree Celsius 540 कैलोरीज पर ग्राम। फिर से ध्यान से सुनो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कितनी होगी,
540 कैलोरीज पर ग्राम या और 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर ग्राम। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 540 कैलोरीज पर ग्राम और 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर ग्राम। बेटा अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। तो बेटा वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस जो वेपर स्टेट में था, गैशियस स्टेट में था, उसे हमने ठंडा किया तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। जो फिक्स टेम्परेचर होगा जिसमें कंडेंसेशन पॉसिबल हो पाएगा, कंडेंसेशन हो पाएगा एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट और लिक्विफैक्शन पॉइंट। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस जो किस फॉर्म में था, गैशियस फॉर्म में था, वेपर के फॉर्म में था, उसको आपने ठंडा किया तो वापस से वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। वो भी एक फिक्स टेम्परेचर पे ही पॉसिबल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। अब फिर से ध्यान से सुनो बेटा, वो फिक्स टेम्परेचर जिस पे कंडेंसेशन पॉसिबल हो पाएगा एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट और लिक्विफिकेशन पॉइंट। जैसे जो स्टीम होती है, जो स्टीम होती है उसको हम ठंडा करेंगे तो वो कंडेंस हो जाएगी, पानी बन जाएगी, कितने पे, 100 डिग्री पे। जब कंडेंसेशन हो रहा होगा गैस का में कन्वर्ट होगी लिक्विड में, तो हीट रिलीज होगी, इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन। जब गैस से लिक्विड बनेगा तो हीट रिलीज होगी। जब लिक्विड से गैस बन रही थी तो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, पानी को आपको बॉईल करना पड़ रहा था, गैस पे रखा हुआ था, हीट आप दे रहे थे तो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। पर जब गैस से लिक्विड बनाना है तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी। फिर से सुनो, जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो हीट रिलीज होती है, इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन। लिक्विफैक्शन ध्यान रखना बेटा, अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ किया हो तो लिक्विफैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, स्टीम गिव्स 540 कैलोरीज पर ग्राम हीट ड्यूरिंग कंडेंसेशन इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर से ध्यान से सुनो, इतनी ही हीट पहले एब्जॉर्ब की थी, है ना, जब पानी से भाप बन रही थी, अब भाप से पानी बन रहा है तो इतनी ही हीट रिलीज हो जाएगी। इसी रीज़न की वजह से it is due to this reason that burns caused by stem are more severe than burn caused by boiling water। बेटा खौलता हुआ पानी आपको अगर लग जाए तो आपको उतना नहीं जलेगा जितना स्टीम से आप जला हुआ फील करोगे अगर कहीं लग गया तो, क्योंकि वहाँ पर तो फिर भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो रिलीज हो रही है, आपको जोर का ही झटका लगेगा। अब हम बेटा सब्लिमेशन को पढ़ेंगे। तो बेटा मोस्ट सॉलिड्स, बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको आप हीट करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। मोस्ट सॉलिड लिखा है मतलब बहुत सारे सॉलिड जैसे ही गर्म करो तो वो किस स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। पर कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप हीट करोगे ना तो वो डायरेक्टली काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही कन्वर्जन को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सच टाइप ऑफ कन्वर्जन जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा हो वेपर में, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर। जो बीच की स्टेज थी लिक्विड में कन्वर्ट होने की, वो तो कहीं है ही नहीं, सॉलिड से सीधे बना वेपर, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो बेटा जो सब्लिमेशन की प्रोसेस है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब्सटेंस का, वो भी कब होता है, हीट करने पे होता है। और कैसा होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ जाता है। जो इंटरमीडिएट स्टेट है, लिक्विड स्टेट, उसको सरपास कर देता है, वो कहीं होती ही नहीं है। तो सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सब्सटेंस का। कब होता है, जब उसे हीट किया जाए, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ जाएगा, किसको सरपास कर देगा, विदाउट पासिंग थ्रू इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट उसकी कभी होगी ही नहीं, लिक्विड स्टेट में वो आएगा ही नहीं। जैसे कपूर जो होता है, कपूर देखा होगा ना आपने, जो हम लोग देवी की पूजा में जलाते हैं, आरती के बाद जलाते हैं। कैंफर को आप अगर रख दो, कपूर को अगर आप रख दो तो वो अपने आप ही उड़ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा ही नहीं।
आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा ना कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, जिन्हें हम मोथ बॉल्स भी कहते हैं, वूलन क्लॉथ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट से हम रख देते हैं कि भाई वूलन क्लॉथ को जब हम ठंडियों के बाद धोकर प्रॉपर रखते हैं अपने अलमीरा में या किसी बॉक्स में, तो उसके साथ हम नेफ्थलीन बॉल्स डाल देते हैं जिससे कीड़े वगैरह उसमें ना आए, इंसेक्ट ना आए। तो वो जो बॉल्स होती हैं वो लिक्विड स्टेज में कभी नहीं आती बेटा, डायरेक्टली वो चेंज हो जाती हैं वेपर फॉर्म में, है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बड़ी बड़ी गोलियां रखोगे नया पैकेट खोल के, जब आप दूसरी ठंडी आएगी आप उन स्वेटर्स को वापस निकाल रहे होगे तो हो सकता है आपको बॉल मिले ही ना, ये मिले तो बहुत छोटे मिले। जो साइज़ होता है नेफ्थलॉन बॉल्स का वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और कई बार हमें दिखती भी नहीं है। ये क्यों होता है? सब्लिमेशन की वजह से ही होता है। जो नेफ्थलॉन की जो बॉल्स होती हैं उनका सब्लिमेशन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। कुछ दूसरे कॉमन एग्जाम्पल हैं जो सब्लिमेशन की प्रोसेस फॉलो करते हैं। कैम्फर, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप ड्राई आइस भी कहते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल दो जिनमें सब्लिमेशन होता है, हम जिनमें सब्लिमेशन देख सकें जिन सब्सटेंस में, तो आप एग्जाम्पल दे देना। कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप ड्राई आइस भी कहते हैं। वो सॉलिड्स जो सब्लिमेशन की प्रोसेस में होते हैं उन्हें कहते हैं सब्लिमेट। सॉलिड जो सब्लिमेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जो सब्लिमेशन की प्रोसेस पे खरे उतरते हैं, जो लिक्विड नहीं बनते सीधे गैस बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं सब्लिमेट। और उनकी जो गैशियस स्टेट होती है उसे बोलते हैं सबलाइन। फिर से ध्यान से सुनो, वो सॉलिड्स जो सब्लिमेशन करते हैं उन्हें सब्लिमेट कहते हैं। कैम्फर बॉल क्या हो गई? सब्लिमेट। और उनकी गैशियस स्टेट को क्या कहते हैं? सबलाइन। जब सब्लिमेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो सब्लिमेट किस स्टेज में होता है? सॉलिड की स्टेज में होता है। वो कुछ हीट को अब्जॉर्ब करता है और उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। कपूर रूम टेम्परेचर पे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कोई ना कोई हीट तो वो अब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब हम पढ़ेंगे बेटा डेपोजिशन। डेपोजिशन रिवर्स है किसका? सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन में सॉलिड सीधे क्या बन गया था बेटा? गैस बन गया था, है ना। सॉलिड काय में कन्वर्ट हो गया था? गैस में। ऐसे ही कोई चीज़ सीधे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगी तो उसी को क्या कहेंगे? डेपोजिशन। तो डेपोजिशन रिवर्स प्रोसेस है किसका? सब्लिमेशन का। इसे डी सब्लिमेशन प्रोसेस भी कहते हैं। डेपोजिशन कह लो, डी सब्लिमेशन कह दो, एक ही चीज़ है। सब्लिमेशन में सॉलिड सीधे गैस में चेंज होता है, यहाँ पर गैस सीधे सॉलिड में चेंज होती है। डेपोजिशन वो प्रोसेस है जहाँ डायरेक्ट ट्रांजिशन होता है किसी भी सब्सटेंस का अपनी गैशियस वेपर फॉर्म से ठंडा करने पर, किस में? सॉलिड स्टेट में। गैशियस फॉर्म में था, गैस को ठंडा किया, वो काय में आ गया? सॉलिड स्टेट में आ गया। और इंटरमीडिएट स्टेट जो थी लिक्विड स्टेट उसको भी सरपास कर गया। इंटरमीडिएट स्टेट में वो कभी आया ही नहीं। बेटा ये याद कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आए तो। डेपोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट ट्रांजिशन होता है किसी भी सब्सटेंस का गैशियस वेपर फॉर्म से सॉलिड स्टेट में, कब? कूलिंग पे। और ये अपनी इंटरमीडिएट स्टेट को सरपास कर देता है, पास कर देता है, उसमें वो कभी पहुंचता ही नहीं है, मतलब लिक्विड नहीं बनेगा। जब डेपोजिशन की प्रोसेस होती है तो जो गैशियस सब्सटेंस होते हैं ये हीट को रिलीज करते हैं, है ना, सराउंडिंग में। सब्लिमेशन की प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करना है तो हम फॉलोइंग एक्टिविटी करेंगे। ये आप खुद करना, मैं नहीं करवाऊंगी। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जो इंटर कन्वर्जन बता रहा है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, है ना। किसके इन्फ्लुएंस में? टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में तीनों स्टेट के कन्वर्जन को ये डायग्राम बता रहा है। बेटा सॉलिड जब मेल्ट होगा तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड को हम फ्रीज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। लिक्विड का वेपराइजेशन होगा तो वो गैस बन जाएगा, गैस को कंडेंस कर लोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड सब्लिमेट होके गैस बन जाता है और गैस डेपोजिशन के प्रोसेस के बाद सॉलिड बन जाती है। Students, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.